बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 कैसे हैं सब लोग। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज नंबर 5.2 को। इससे कबल हम लोग प्रीवियस वीडियोस में 5.1 तक कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उससे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। आज के एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सेपरेट द एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। हम लोगों ने एम्प्टी सेट फाइंड करना है इनमें से। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं एम्प्टी सेट होता क्या है। तो पेज नंबर 73 पे यहाँ पे एम्प्टी सेट की हमारे पास डेफिनेशन है। इसमें हम लोग को कह रहा है कि ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट और वाइड सेट और नल सेट। इसमें हम लोग को ये, इस डेफिनेशन में भी हम लोग को ये कह रहा है कि वो सेट जो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम लोग नल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं और वाइड सेट कहते हैं। अब ये डिनोट किया जाता है इस साइन के साथ। इसको हम लोग जब डिनोट करते हैं तो हम लोग ये वाला साइन लगाते हैं, करली ब्रैकेट लगाते हैं दोनों तरफ और अंदर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और पाई के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन के साथ, यानी कि गोल दायरा बना के उसके बीच में एक निशान लगाने से हम लोग कहते हैं पाई। उसके साथ भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि इसको जो है ना, फॉर एग्जांपल दी इंटीजर बिटवीन 5 एंड 6। अब 5 और 6 के बीच में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। 5 के फौरन बाद 6 आता है तो ये एम्प्टी होगा, यानी कि b इज इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। और b इज इक्वल टू पाई भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे पहला देखो ना, तो इसमें हम लोग को कह रहा है सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 6 एंड 7। वो कह रहा है कि 6 और 7 के दरमियान में जो इवन नंबर है ना वो लिखो। तो 6 और 7 के दरमियान में तो कोई नंबर नहीं होता, 6 के बाद फौरन 7 आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एम्प्टी सेट, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग दूसरे में, हम लोग को ये कह रहा है सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के दरमियान में कोई इंटीजर होता है। इंटीजर वैसे कहते हैं कि 1 से लेके आगे यानी कि इन्फिनिटी है, यानी कि एंड तक जो नंबर जाते हैं, जाहिर बात है काउंटिंग तो खत्म नहीं होती, वो अनलिमिटेड नंबर्स हैं। तो 1 से लेके एंड तक जो होता है उसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो हम लोग ये इंटीजर 0 और 1 के दरमियान में कोई इंटीजर है, जाहिर बात है नहीं है, क्योंकि 0 के फौरन बाद आता है 1। तो हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। इसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे हम लोग को क्या कह रहा है, सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड। अब जो अब इसमें पार्ट नंबर 3 में वो हम लोग को ये कह रहा है कि हमारे सर के जो बाल है ना उनका सेट। तो अब सर के बाल बेशक बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन उन्हें गिना जा सकता है, क्योंकि वो हम काउंटेबल हैं, बाल गिने जा सकते हैं वो। और जो है ना, अब बेशक अपने बाल उतरवा भी देना फिर भी वो थोड़े थोड़े होते हैं और गिन सकते हैं हम लोग उन बालों को। तो ये जो है ना, ये नहीं कि होते तो हैं ना, एम्प्टी और नॉन एम्प्टी की बात हो रही है यहाँ पे। ये नहीं कि हम लोग इसे काउंट कर सकते हैं या नहीं, वैसे ये लोग हम बात नहीं कर रहे, वो तो अलग बात है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एम्प्टी या नॉन एम्प्टी की। तो जाहिर बात है बाल तो होते हैं, एम्प्टी तो नहीं है। यानी कि सार एम्प्टी तो नहीं होता, बाल होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉन एम्प्टी सेट। उसके बाद आगे देखो तो यहाँ पे वो कह रहा है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट पी एंड क्यू। अब पी के फौरन बाद क्यू आता है, इनके दरमियान में कोई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट नहीं आता। सेट ऑफ अल्फ़ाबेट का सेट बनाओ बिटवीन पी एंड क्यू, के पी और क्यू के दरमियान में जो है। अब पी और क्यू के दरमियान में कोई अल्फ़ाबेट नहीं आता यहाँ पे, इसलिए हम लोग लिखेंगे एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। ये हमारा पार्ट नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में हम लोग को कह रहा है सेपरेट दी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम लोगों ने ये जो सेट है ना, इनमें से देखना है फाइनाइट सेट कौन सा और इनफाइनाइट सेट कौन सा है, ठीक है। और जो पहला है ना उसने हम लोगों को हल करके दे दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। तो पेज नंबर 73 पे ही ना, यहाँ पे हमारे पास, सॉरी पेज 75 पे इसकी डेफिनेशन फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की, यहाँ पे ऊपर फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन सा होता है, तो इसमें वो हम लोग कह रहा है ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो वो ये हम लोग को कह रहा है कि जो सेट फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे मुश्तमिल हो ना, या फिर इजी वर्डिंग में जिसको हम लोग काउंट कर सकते हो, वो हमारा होता है फाइनाइट सेट।
फॉर एग्जाम्पल ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड 6, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड 6 के क्लास 6 के जो बच्चे हैं उनकी तादाद को हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, है ना। तो जाहिर बात है ये हमारे पास फाइनाइट सेट होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर नॉन काउंटेबल, वो नंबर जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, वो सेट जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता हो और जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी सेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए सेट ए स्टार ऑन द स्काई, के आसमान में सितारे कितने हैं, इसको तो हम लोग जाहिर बात है काउंट नहीं कर सकते। बी सेट ऑफ होल नंबर, अब जीरो से लेके एंड तक होल नंबर चलते ही जा रहे हैं, यानी कि होल नंबर वो होते हैं ना जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो उनको वहां से लेके एंड तक चलते जा रहे हैं, उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। आगे देखते हैं सी, तो सी इज इक्वल टू 1 3 5 7, ये प्राइम नंबर के उसने सेट दिए हुए हैं, ये भी अनलिमिटेड है, यानी कि जा ही जा रहे हैं, आगे से भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी जो हमारे पास है इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट वो जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं और इनफाइनाइट वो जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो हम लोग को पार्ट वन में वो कह रहा है सेट ऑफ ऑल मल्टीप्लाइज ऑफ लेस देन 4। अब यहाँ पे पार्ट नंबर वन में देखो तो उसने हम लोग को सेट ऑफ ऑल मल्टीप्लाइज ऑफ लेस देन 4, तो 40 सॉरी, इसमें हम लोगों को उसने एक लिमिट दे दिया मल्टीप्लाइज की कि लेस देन 40, 40 से जितने छोटे मल्टीप्लाइज है ना उनका सेट। तो जाहिर बात है 40 से जितने छोटे नंबर है उन्हें तो हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि हम लोग 40 से जितने, अब 1 के जितने भी मल्टीप्लायर्स हैं 40 से नीचे उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना ये फाइनाइट होगा, जाहिर है उसने हम लोग को लिमिट दे दिया 40 से नीचे लिखना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फाइनाइट सेट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया फाइनाइट सेट। आगे हम लोग पार्ट नंबर 2 में देखो तो यहाँ पे कह रहा है सेट ऑफ ऑल क्लास इन योर स्कूल। अब जाहिर बात है आपके स्कूल में जितनी भी क्लासें हैं आप लोग काउंट तो कर सकते हो ना, कितनी क्लासरूम है हमारी क्लास जो है ना स्कूल में, तो जाहिर बात है आप आराम से काउंट कर सकते हो कमरे कितने हैं। तो ये भी हमारे पास काउंटेबल है मतलब फाइनाइट सेट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइनाइट सेट। आगे चलते हैं पार्ट 3 में, ये हम लोग को कह रहा है सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जो प्लेयर है ना उनका सेट। तो जाहिर बात है प्लेयर 11 ही होते हैं, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं 11 प्लेयर हैं, और अगर काउंट कर सकते हैं तो इसका मतलब कि ये भी फाइनाइट सेट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइनाइट सेट। पार्ट नंबर 4 देखें तो यहाँ पे हम लोग को कह रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 1 से लेके ना एंड तक जा रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं, जो काउंटिंग है वो रुकती तो नहीं ना है, यानी और ना ही उसने हम लोग को कोई लिमिट दी हुई है। जैसे ऊपर इसने हम लोग को 40 लिमिट दी थी, यहाँ पे उसने हम लोग को कोई लिमिट नहीं दी है। तो लिमिट नहीं दी इसका मतलब कि अनलिमिटेड है, और अगर अनलिमिटेड है तो हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते, मतलब कि ये होगा इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ये हमारा पार्ट 4 भी हो गया। पार्ट नंबर 5 को देखते हैं, इसमें हम लोग को कह रहा है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द स्कूल, के जो सेट है गर्ल्स का स्कूल में, यानी कि जो गर्ल्स है ना हम स्कूल में उनका सेट। तो अब लड़कियों की तादाद कितनी, ये तो हम लोग गिन सकते हैं, आराम से गिन सकते हैं कि किस स्कूल में कितनी लड़कियां हैं। जाहिर बात है स्कूल वालों के पास डाटा तो होता है ना कि हमारे स्कूल में इतनी लड़कियां पढ़ती हैं, तो यानी कि जाहिर बात है वो भी काउंटेबल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। पार्ट 6 में हम लोग को कह रहा है 10 20 30 आगे 1 और 80। अब यहाँ पे देखो उसने हम लोग को क्या दे दिया है, उसने हम लोग को दे दिया लिमिट, वो कितनी है 80। 80 हमारे पास लिमिट आ गई है। अब 80 का मतलब है कि यहाँ से 10 20 30 से जो है ना 10 10 का वक्फा डाल के 80 तक वो गया हुआ है। अब जब हमारे पास लिमिट हो ना तो इसका मतलब कि हम लोग काउंट कर सकते हैं चीज को, और लिमिट है और यानी कि काउंट हो सकता है, और अगर काउंट हो सकता है तो हमारे पास सेट कौन सा होगा, वो होगा फाइनाइट सेट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइनाइट, फाइनाइट सेट जिसे काउंट कर सकते हैं ना, जिसकी लिमिट हो और काउंट कर सकते हैं उसे, तो वो होता है फाइनाइट। जिसको नहीं कर सकते वो होता है इनफाइनाइट। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है सेट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हाई स्कूल इन दी पंजाब,
कि पंजाब में जितने भी गवर्नमेंट के हाई स्कूल हैं ना उनका सेट। तो ज़ाहिर-सी बात है स्कूल कितने हैं ये गिन सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड तो पड़ा हुआ है कि पंजाब में इतने हाई स्कूल हैं गवर्नमेंट के। तो अब रिकॉर्ड पड़ा हुआ है यानी कि काउंटेबल है ना वो, कि इतने स्कूल हैं। ज़ाहिर-सी बात है। अब जब काउंटेबल है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। पार्ट नंबर 8 देखने, सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो टू पे डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। अब वो हम लोगों को पूछा कह रहा है सेट ऑफ ऑड नंबर के, ऑड नंबर का सेट। अब यहाँ पे देखो उसने हम लोग को कोई लिमिट नहीं दी, और अगर लिमिट ना दी हो तो वो क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। तो ऑड नंबर तो जो है ना शुरू हो रहे हैं 3, आगे 5, ऐसे बहुत ज़्यादा ऑड नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे। तो लिमिट हमारे पास है ही नहीं, यानी कि अनलिमिटेड है, हम लोग उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। पार्ट नंबर 9 देखें तो इसमें हम लोग को कह रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 30। अब ग्रेटर देन 30 कह रहा है कि 30 से जो बढ़े हैं ना वो हमारे पास जो है ना उनका सेट दो। अब यहाँ पे भी उसने हम लोग को लिमिट नहीं दी है, वो कह रहा है कि 30 से बड़े नंबर। यहाँ पे मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ, जैसे 30 से बड़े वो नंबर कह रहा है, तो ये नहीं कि 31, 32, 33 और आगे सो ऑन चलता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो उसने हम लोग को यही कहा है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 30। नेचुरल नंबर का सेट जो 30 से बड़ा हो, तो वो भी आगे अनलिमिटेड चलते जा रहे हैं, यानी कि इन्हें भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। 31, 32, 33, 34 आगे सो ऑन, ठीक है। तो ये भी काउंटेबल नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो तो इसमें हम लोग को कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सिंगलीटॉन सेट, आल्सो राइट देयर कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। सिंगलीटॉन सेट क्या होता है? सिंगलीटॉन सेट होता है कि जिसमें एक एलिमेंट आता हो। अगर किसी भी सेट में एक एलिमेंट आता है तो उसे हम लोग कहते हैं सिंगलीटॉन सेट, और अगर उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट आ जाते हैं ना तो वो सिंगलीटॉन नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं कार्डिनल नंबर क्या होता है हमारे पास। कार्डिनल नंबर जो है ना ये बड़ा सिंपल है कि सेट यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, यानी कि सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कार्डिनल नंबर होते हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3, इसका कार्डिनल नंबर जो होगा वो होगा हमारे पास 3। तो यहाँ पे देखो सेट में एक ही एलिमेंट है, वसीम अकेला ही है, तो ये जो इसका कार्डिनल नंबर है वो 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। ऐसे ही है हमारे पास आगे भी। तो अपने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 देखें तो इसमें इसने हम लोग को दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, आगे करली ब्रैकेट है 4, 5 और 7। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जो सिंगलीटॉन सेट होता है हमारे पास वो कौन सा होता है। सिंगलीटॉन सेट वो होता है जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। अब यहाँ पे देखो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1, 2 और 3, यानी कि इसके कितने एलिमेंट हैं? 3। ये सिंगलीटॉन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉट सिंगलीटॉन। अच्छा, अब हम लोगों ने इसका लिखना है कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर इसका क्या है? तो कार्डिनल नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है एन। एन क्यों लिखना है? एन इसलिए लिखना है क्योंकि नंबर ऑफ सेट हम लोगों ने लिखना है ना। कार्डिनल नंबर मैंने आपको बताया वो होते हैं नंबर ऑफ सेट के अंदर कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट सॉरी, के सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो एन जो है ना नंबर को जाहिर करता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन। और सेट का क्या नाम है? सेट का नाम है ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। तो यहाँ पे इसके अंदर देखो कितने एलिमेंट हैं, इसके अंदर हम लोग काउंट करते हैं ना, तो इस सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट हैं 3। तो यहाँ पे हम लोग जो अंदर लिखेंगे वो है इज इक्वल टू एन, आगे लिखना है हम लोगों ने ए, और इसके आगे हम लोगों ने लिख देना है 3। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 को इसके पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। तो पार्ट नंबर 2 ने हम लोग को दिया हुआ है बी इज इक्वल टू वसीम। तो यहाँ पे देखो
उसने सेट में एक ही बंदे का नाम दिया वसीम का, तो वसीम अकेला एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ये सिंगलीटन है, क्योंकि सिंगल है ना हमारे पास एलिमेंट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंगलीटन, सिंगलीटन, सिंगलीटन लिखेंगे। अच्छा, और एक और चीज़ हम लोगों ने क्या लिखनी है, वो है हमारे पास कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं यहाँ पे n, सेट का नाम क्या है हमारे पास b, तो यहाँ पे लिखते हैं b। सेट के अंदर कितनी एलिमेंट हैं, एक है ना खाली, तो यहाँ पे यहाँ इक्वल का निशान डाल के एक लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर था। बड़े सिंपल क्वेश्चन है ये वाले। ठीक है, आगे हम लोग 3 देख लेते हैं। तो 3 को देखो, c इज इक्वल टू ABCDE। तो अब यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट हैं। अब मैंने बताया था एक एलिमेंट है तो वो सिंगलीटन है, वरना अगर 2 भी हो जाएंगे तो भी वो सिंगलीटन नहीं रहेगा। तो ये भी अब हमारे पास सिंगलीटन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉट सिंगलीटन। अच्छा, नॉट सिंगलीटन हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोगों ने इसका लिखना है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर लिखते हैं, पहले लिखते हैं यहाँ पे n नंबर के लिए, बाद में सेट का नाम लिखते हैं, सेट का नाम है c, तो यहाँ पे लिखते हैं c इक्वल का साइन डाल लो, काउंट कर लो अंदर कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट कितने हैं, इसके इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया n c इज इक्वल टू 5। अब आगे 4 को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो उसने दिया हुआ है d इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 8 एंड 10। अब 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 9 आता है 8 और 10 के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले ब्रैकेट डाल के d इज इक्वल टू 9। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 8 और बीच का उसने ऑड नंबर का है ना, तो ऑड नंबर हो या वैसे भी 8 और 10 के बीच में एक ही नंबर आता है, वो है 9। और 9 एक ऑड नंबर भी है, तो ये वाली स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो उसने हम लोग को एक ही एलिमेंट दिया है, एक ही एलिमेंट, इसका क्या मतलब है कि ये है सिंगलीटन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंगलीटन। अब इसका जो हम लोगों ने कार्डिनल नंबर कैसे फाइंड करना है वो हम लोग लिखते हैं पहले यहाँ पे n, सेट का नाम है d, तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा d इक्वल डाल के, यहाँ पे देखो सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, एक ही एलिमेंट है सेट के अंदर 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी हो गया। 5 को देखते हैं। तो 5 में वो हम लोग को कह रहा है e इज इक्वल टू सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 0 एंड 11। अच्छा, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 पे और अपने अलावा और भी नंबरों पे डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं e इज इक्वल टू 2 जो है ना, ये 1 पे होता है और अपने पे होता है, इसके अलावा किसी पे नहीं होता, इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं है। और 3 भी सेम है। आगे 4 देखो, 4 1 पे भी हो जाता है, 2 पे भी होता है और 4 खुद पे भी होता है, यानी कि इसके 3 है ना फैक्टर, इसलिए यहाँ पे 4 जो है ना ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही 6 भी है, क्योंकि 5 तो अपने और 1 के अलावा और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। आगे 6 है, आगे 7 को छोड़ के 8 कॉम्पोजिट नंबर है, 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है और 10 भी जो है ना ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो यहाँ पे देखो कितने टोटल नंबर हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये इसका मतलब कि ये जो है ना ये सिंगलीटन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉट सिंगलीटन, नॉट सिंगलीटन। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सिंगलीटन अब लिख लिया हमने। अब हम लोगों ने इसका कार्डिनल नंबर फाइंड करना है, तो वो हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले हम लोग n, तो यहाँ पे आ जाएगा n। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका सेट का नाम, सेट का नाम है ई, तो यहाँ पे आ जाएगा ई इक्वल डाल के, यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 10 तक इसलिए लिखा क्योंकि वो कह रहा था सेट ऑफ कंपोजिट नंबर बिटवीन 0 एंड 11। तो 0 और 11 के बीच में इतने कंपोजिट नंबर थे, तो ये हम लोगों ने लिख लिए। आगे देखना है पार्ट नंबर 6, इसमें हम लोग को कह रहा है एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर लेस देन 10। तो इस क्वेश्चन में वो हम लोग को कह रहा है कि 10 से छोटा छोटा एक ऐसा प्राइम नंबर दो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर के ऐसे प्राइम नंबर का सेट जिसमें
10 से छोटे नंबर हों लेकिन वो इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो, तो ये हमारे पास एक ही ऐसा कि जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो इवन वो होता है जो 2 से डिवाइड होता हो, तो 2 से डिवाइड होता है, 2 1 ज़ार 2। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और किसी के टेबल पे नहीं आते। तो यहाँ पे एक ही हमारे पास था इवन प्राइम नंबर, वो था 2, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया f इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो ये हमारा क्या है, सिंगलीटॉन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंगलीटॉन। कार्डिनल नंबर इसका क्या है, यहाँ पे लिखो n, आगे ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम लोग f, क्योंकि सेट का नाम f है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 को देखो तो इसमें हम लोग को कह रहा है इफ़ a इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर अप टू 11, b इज इक्वल टू 2 1 3, c इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, d इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और आगे e इज इक्वल टू 2, f इज इक्वल टू 3 4 5, देन पुट दी करेक्ट सैम्बल। यानी कि उसने हम लोग को सैम्बल दी हुई है, हम लोगों ने ना इस क्वेश्चन में ना सैम्बल पुट करने। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये सैम्बल किस किस चीज़ के लिए और इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होते हैं। उसके लिए हम लोग को सेट्स की नॉलेज होना चाहिए, तो अपने सेट्स को समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। अब बच्चों हम लोग ना सारे सेट्स को ना समझते हैं कि सेट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेट होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का क्या मतलब होता है, एम्प्टी सेट उसे कहते हैं जो खाली सेट होता है ना हमारे पास, उसे हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग एक और इसकी निशानी है फाई, उससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो लगा के उसके बीच में हम लोग एक सीधी लाइन लगाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फाई। इस एम्प्टी सेट को इस ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो ये हैं कि जो होता है ना एम्प्टी सेट, ये हर सेट का सबसेट होता है। अच्छा, अब सबसेट क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। एम ये भी आप अभी के लिए आप ये बात समझ लें कि जो एम्प्टी सेट है ये हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। और ये जो एम्प्टी सेट होता है ना, इसको हमने तब लिखना होता है जब हम लोग किसी भी सेट के सबसेट्स बनाते होते हैं, तब हम लोगों ने इसको एम्प्टी सेट को साथ ज़रूर लिखना होता है, ठीक है। आगे हमारे पास है सिंगलीटॉन सेट। सिंगलीटॉन सेट क्या होता है, सिंगलीटॉन सेट बच्चों वो होता है जिसके अंदर जैसे यहाँ पे ना a इज़ इक्वल टू, हमारे पास कोई भी सेट है उसके अंदर अगर एक एलिमेंट है ना तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो सिंगलीटॉन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए के अंदर हमारे पास ए इज इक्वल टू एक सेट था ना, उसके अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है ए। यहाँ पे बेशक आप बी लिख लो कि हमारे पास अगर एक सेट था ए, उसके अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है बी, तो ये हमारे पास सिंगलीटॉन सेट है। इसकी एक और एग्जांपल ये है कि यहाँ पे देखो हमारे पास एक सेट है जिसका नाम है बी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है 1, तो ये हमारे पास सिंगलीटॉन होगा। लेकिन अगर सेम चीज़ हम लोग करें बी इज़ इक्वल टू, हमारे पास अब एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, 1 और 2 एक्सपोज कर लो, ठीक है, लेट कर लो 1 और 2 यानी कि तसव्वुर कर लो। तो ये जो बी है ना, अब इसमें 2 एलिमेंट आ गए, तो ये सिंगलीटॉन सेट नहीं रहेगा। सिंगलीटॉन सेट वो होता है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, ठीक है बच्चों। आगे हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, तो इक्वल सेट जो है ना ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई साइंस रॉकेट साइंस तो है नहीं, नाम से पता लग रहा है इक्वल सेट है। तो इक्वल सेट हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जैसे अब यहाँ पे देखो a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, और b इज़ इक्वल टू है हमारे पास b 1 2 3 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो ए और बी जो है ना एक दूसरे के बिल्कुल कॉपी है ना, तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि ये जो ए है ना ये इक्वल है बी के। और अच्छा एक और चीज़ ये है इक्वल में कि अगर यहाँ पे ये जो अरेंज हुए हैं ना नंबरों की, यानी कि जिस हिसाब से नंबर अरेंज हुए हुए हैं, अगर ये इनकी अरेंजमेंट अलग भी हो तो कोई मसला नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखो 1 3 2, आगे 4 5 है तो 5 4 लिखो इधर, तो ये फिर भी जो है ना आपस में इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है मेरे कि यानी कि एलिमेंट की पोजीशन चेंज होने से सेट पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे हम लोग इक्विवेलेंट सेट को देखते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट हमारे पास वो सेट होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। अच्छा इसको सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेट है ए, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। अब बी हमारे पास है ए ई आई
ओ, ठीक है। यहाँ पे देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं ए के अंदर। अब बी के अंदर देखो 1 2 3 4, बी के अंदर भी 4 एलिमेंट हैं। तो इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो सेम है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो हम लोग उसे कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। इक्विवेलेंट्स जैसे इक्वल को हम लोग इस इक्वल के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वैसे इक्विवेलेंट सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो के निशान से। इसको हम लोग लिखेंगे ए, ये एरो हम लोगों ने लगाना है, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है बी। ये इक्विवेलेंट सेट का निशान है, ठीक है बच्चों। अब आगे अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। अब है हमारे पास सब सेट। तो सब सेट क्या होता है, सबसे मेन सेट है हमारे पास ये सब सेट। अब हम लोग इसको समझते हैं कि क्या होता है। एक्सपोज करो कि हमारे पास ए जो है ना ये है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास ए है, ठीक है। अब जो बी है ना ये हमारे पास है बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमारे पास बी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ए के अंदर 1 2 3 4 है, 5 6 आगे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 1 2 3 4 है। तो ये जो बी है ना हमारा, ये बी होगा सब सेट हमारा ए का। अच्छा, बी सब सेट होगा हमारा ए का। अब बताता हूँ क्यों। देखो जब हमारे पास कोई भी नंबर ए यानी कि कोई भी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आ जाए ना, तो हम लोग कहते हैं कि ये इस सेट का सब सेट है। मिसाल ऐसे कि देखो बी के जितने एलिमेंट थे ये ए में आ गए ना, तो हमने कहा कि ये जो बी है ये सब सेट है ए का। दोबारा समझ लो कि जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट ऐसा सेट हो जिसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आ जाएं, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो सेट है ये दूसरे सेट का सब सेट है। आगे हमारे पास है सुपर सेट। तो सुपर सेट क्या होता है, देखो सुपर सेट होता है हमारे पास, सुपर सेट हमारे पास वो होता है जो दूसरे सेट के सारे एलिमेंट को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, सारे के सारे एलिमेंट को अपने अंदर समा लेता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए के अंदर है 1 2 3 4 5 6, बी के अंदर है 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये ए जो है ना इसने सारे के सारे एलिमेंट जो बी के अपने अंदर समा लिए हैं। इसका मतलब कि जो ए है ये सब सेट होगा, यानी कि सुपर सेट होगा बी का। सुपर सेट का मतलब होता है कि जब कोई सेट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट को अपने अंदर संभाल ले तो उसे हम लोग कहते हैं सुपर सेट। तो अब यहाँ पे ए ने बी के सारे एलिमेंट अपने अंदर संभाल लिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे ए जो है ना ये सुपर सेट है बी का, ठीक है। सुपर सेट जो है ना उसको हम लोग इस निशान से रिप्रेजेंट करते हैं। सब सेट का मुंह इस तरफ होता है, सुपर सेट का मुंह इस तरफ होता है, ठीक है। ये जो हम लोग सी टाइप डालते हैं, तो इस सब सुपर सेट में इसका मुंह इस तरफ होता है, और जो बी सब सेट है इसमें इसका मुंह इस तरफ होता है, ठीक है। आगे हमारे पास प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट हमारे पास वो होता है जिसमें प्रॉपर सबसेट वो सेट होता है जिसमें हमारे पास जो ए है ना उसके सारे एलिमेंट बी में हों, लेकिन फिर भी कम से कम ए का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो बी में ना हो, तो जो ए है ना वो उसका बी का सबसेट होगा। कैसे, वो आपको मिसाल दे के समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक्सपोज करो कि ए है, इसमें जो सबसेट है ना हमारे पास वो है ए ई आई ओ और यू, ठीक है। और जो बी है ना हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है ना एलिमेंट हैं ए ई आई ओ। अब यहाँ पे देखो, तो जो प्रॉपर सबसेट है इसका मतलब है कि ए में जितने एलिमेंट है ना वो बी के सारे एलिमेंट को अपने अंदर समा लें, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में एक्स्ट्रा हो, तो ही ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। अगर यहाँ पे जो है ना एक यहाँ पे ये यू ना होता, तो यानी कि दोनों बराबर होते, तो इसने तो इक्वल सेट होना था। प्रॉपर सबसेट तब होता है जब हमारे पास ए के सारे एलिमेंट बी में हों, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ए का ऐसा होना चाहिए जो बी में ना हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ए है ना ये प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है। इसमें अब हम लोगों ने नीचे लाइन नहीं लगानी जो हम लोग ऊपर से सुपर सेट और सबसेट में लगा रहे थे ना, उसमें अब हम लोगों ने नीचे वो वाली लाइन नहीं लगानी। तो प्रॉपर सबसेट की आपको समझ आ गई। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास होता है कि जो सारे के सारे नंबर्स पे कंटेन करता है, यानी कि ए इक्वल बी है। इक्वल सेट का मैंने आपको समझाया था ना, सेम टू सेम वो इम्प्रॉपर की भी वही डेफिनेशन है, ठीक है। तो
इम्प्रॉपर फिर भी आप लोग समझ लें कि सारे के सारे सेट जो है ना एक सेट के दूसरे सेट में होने चाहिए, तो हम लोग उसको कहते हैं कि इम्प्रॉपर सेट। अब है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये यूनिवर्सल सेट जो है ना ये सभी सेट्स का बड़ा भाई है, ठीक है। इसमें सारे के सारे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें यूनिवर्सल सेट उसने आपको दिया होता है, वो सबसे बड़ा सेट होता है, इसलिए हम लोग उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। वो क्वेश्चंस जब आप सेट वाले सॉल्व करेंगे उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा। आगे हमारे पास फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हमारे पास वो होते हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, यानी कि काउंटेबल जो चीज़ होगी ना वो हमें हमारे पास होगी फाइनाइट सेट, और जो काउंटेबल नहीं ना वो है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनका कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है, ना इन्हें हम लोग किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल चीज़ है, फाइनाइट वो है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट वो है जिन्हें हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अब हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े ना क्वेश्चन नंबर 4 को, तो इसमें हम लोगों को उसने ना सेट्स दिए हुए, हम लोगों ने बताना है कि जो है ना ये ए जो है ना ये बी का क्या लगता है, डी जो है ए का क्या लगता है, तो हम लोगों ने ये चीज़ बतानी है, ठीक है। ये मैंने ना इसने जो नंबर दिए हुए थे ना ये मैंने लिख लिए हैं यहाँ पे। जैसे देखो पहला उसने हम लोगों को दिया हुआ था सेट ऑफ होल नंबर अप टू 11, तो ये मैंने 1 से लेके 11 तक नंबर लिख लिए हैं। 11 तक इसलिए लिखे क्योंकि उसने कहा है अप टू 11, यानी कि 11 तक, लेस देन 11 नहीं कहा कि हम लोग 10 तक उसे लिखें, ठीक है। उसने 11 तक कहा था तो हम लोगों ने इसको 11 तक लिख लिया। आगे 213 लिखा हुआ था, 213 एम्प्टी ब्रैकेट, आगे 1 से लेके 11 तक गिनती थी डी की। ई में खाली 2 था, एफ में हमारे पास 3 4 5 था, तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना सेट्स आ गए। अब हम लोग आसानी से लिख से जो है ना ये फाइंड कर सकेंगे कि ए और बी आपस में क्या है। अच्छा, अब ए और बी का आपस में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे देखो ये जो ए है, ए इज इक्वल टू है हमारे पास 1 से लेके 11 तक, और बी हमारे पास क्या है 1 2 और 3 है ना। तो इसका जो है ना एक रिलेशन बन रहा है, वो क्या बन रहा है कि ए के जो जितने, ए जो है ना ये बी के जितने भी एलिमेंट है ना इनको अपने अंदर समा रहा है। तो अगर कोई भी सेट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट अपने अंदर समा ले तो वो कौन सा सेट होता है, वो हमारे पास होता है सुपर सेट। तो सुपर सेट की हमारे पास क्या निशानी होती है, सुपर सेट की हमारे पास ये वाली निशानी होती है, तो हम लोग यहाँ पे ये वाली निशानी लगा देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं डी और ए का। डी और ए का आपस में क्या रिलेशन है, तो देखो डी हमारे पास क्या है, डी है 1 से लेके, ये जो ए है ना इसमें भी 0 से लेके 11 तक काउंटिंग है क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होता है, तो इसमें 0 से लेके 11 तक काउंटिंग है, और डी में भी 0 से लेके 11 तक काउंटिंग है। अब अगर देखा जाए ना तो इसके अंदर दो रिलेशन बन रहे हैं, एक रिलेशन बन रहा है इक्वल का और एक बन रहा है इसका इक्विवेलेंट का। तो आप बेशक इधर दोनों भी लगा दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बुक पे तो जाहिर बात है हम एक ही लगा सकते हैं। तो बुक पे हम लोग वही रिलेशन लगाएंगे जो कि उसने पीछे बुक में आंसर दिया हुआ है, तो वो ये है, ये इसमें इक्वल का रिलेशन भी बन रहा है वैसे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे सेम है बिल्कुल। आगे सी इक्वल है ई, सी और ई का आपस में क्या रिलेशन है तो वो देख लेते हैं। सी एम्प्टी सेट है और ई में लिखा हुआ है 2, तो ये क्या, सी एम्प्टी है और ई में है 2, तो मैंने आपको जब क्वेश्चन शुरू हुआ था तब भी मैंने बताया था कि एम्प्टी सेट जो है ना ये हर सेट का सबसेट होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सी जो है ये सब सेट है। सब सेट की क्या निशानी है, सब सेट की निशानी है ये वाली, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी सबसेट है ई का, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास एफ आगे लिखा हुआ है डैश ए, हमने बताना है एफ और ए का आपस में क्या रिलेशन है। तो एफ देखो, एफ क्या है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू है 3 4 5, और ए है हमारे पास 0 से लेके 11 तक काउंटिंग, ठीक है। तो हम लोगों ने एफ और ए का रिलेशन बताना है क्या है। ये जो एफ है ना ये सब सेट है ए का, क्योंकि एफ के जितने एलिमेंट है ना हमारे पास, ये देखो आप लोग, ये जितने एलिमेंट है ना ये ए के अंदर आ रहे हैं, तो यानी कि एफ सबसेट है ए का, तो सबसेट का हम लोगों ने निशान लगा दी इधर। अब बी को देखते हैं, वाई और हमारे बी इक्वल है, हमारे बी के बाद डैश और एफ है, बी और एफ का हमने रिलेशन फाइंड करना है। तो बी हमारे पास क्या है 2 1 3, और एफ हमारे पास क्या है 3 4 5। तो इन दोनों के हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना ये सेम है, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट का ये निशान है, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला निशान लगा देंगे। आगे देखते हैं ई और बी का आपस में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखो ई में है 2, बी में हमारे पास 2 1 और 3। तो ई और जो बी है ना
ये जो ई है ना ये सब सेट होगा बी का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ई सब सेट है बी का। ठीक है, आगे डी और बी का देख लेते हैं। डी हमारे पास क्या है 0 से लेके 11 तक, और बी हमारे पास क्या है 2 से लेके 3 तक। तो देखो ये जो डी है ना ये सारे के सारे बी के एलिमेंट को अपने अंदर जज्ब कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो बी है डी है ना ये हमारे पास सब सेट है बी, यानी कि सुपर सेट है बी का, क्योंकि डी सारे एलिमेंट को जज्ब का है। तो हम लोग यहाँ पे सुपर सेट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एफ और सी का रिलेशन। एफ में हमारे पास 3 4 5 और सी का देखो तो ये हमारे पास एम्प्टी। तो यानी कि जो हमारे पास एफ और सी का रिलेशन बनेगा वो बनेगा हमारा सबसेट का रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, सॉरी सुपर सेट का रिलेशन बनेगा, क्योंकि एफ के अंदर तो जो है ना एफ और सी का हमने फाइंड करना था। एफ के अंदर 3 4 5 था और सी बिल्कुल खाली था। तो ये जो एफ है ना ये सी के सारे एलिमेंट को अपने अंदर जज्ब कर रहा है। तो ये हमारे पास सुपर सेट का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सुपर सेट का रिलेशन। अब देखते हैं ई और ई। अब ई और ई आपस में हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट की क्या थी डायग्राम, ये वाली इम्प्रॉपर सबसेट की डायग्राम थी। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 4 भी हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। तो इसमें हम लोग को कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल और इक्विवेलेंट। तो इसमें हम लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ सेट जो है ना ये आपस में इक्वल है और कौन सा इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अपना पहला पार्ट देखते हैं। इसका ए इज इक्वल टू वकास वसीम असगर। ठीक है, बी इज इक्वल टू असगर वसीम वकास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो हमारे पास ना जो सेट के यानी कि नेम है ना ये आपस में इक्वल है। और मैंने आपको बताया था कि प्लेस मायने नहीं रखती कि पहले कौन सा नाम लिखा हुआ है बाद में कौन सा नाम लिखा हुआ है। तो पोजीशन मायने नहीं रखती, यहाँ आप लोग कह रहे हो कि तरतीब मायने नहीं रखती है, बस नाम इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो सेट ए है ना पार्ट नंबर 1 के सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि सेट ए जो है ना ये इक्वल है सेट बी के। ठीक है, अब हम लोग पार्ट नंबर बी को देखते हैं। तो पार्ट नंबर बी में हम लोग को कह रहा है वी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और डब्ल्यू है यू आई ई ए ई ए। ए इसमें भी है, ई इसमें भी है, यहाँ पे है, आई भी है, ओ ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये यू यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये भी आपस में इक्वल सेट है, क्योंकि मैंने आपको बताया तरतीब मायने नहीं रखती। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पार्ट 2 का सोल्यूशन। इसमें हमारे पास सेट के क्या नाम थे, वी और डब्ल्यू थे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी इक्वल है डब्ल्यू के। अब हम लोग चलते हैं 3 की तरफ। तो ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी 1 से लेके 6 तक काउंटिंग है, यहाँ पे भी 1 से लेके 6 तक काउंटिंग है। तो ये जो हमारे पास पार्ट 3 का आंसर है ये भी हमारे पास एक्स और वाई जो है ना आपस में इक्वल सेट हैं, एक्स इक्वल वाई। अब आगे देखो तो P है हमारे पास पी क्यू आर एस ओ टी, पी क्यू आर एस ओ टी। ये जो पी और क्यू है ना सेट ये भी आपस में इक्वल है। तो पार्ट 4 है हमारे पास पी ये इक्वल है क्यू के। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 हो गया। अब 5 है, तो 5 में उसने हम लोग को दिया हुआ P इज इक्वल टू सॉरी डी इज इक्वल टू सेट ऑफ वावल। अब वावल नंबर कौन से होते हैं, वावल नंबर हमारे पास होते हैं, ये हम लोग इसको पार्ट नंबर 5 कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखना है 5 सोल्यूशन। तो डी किसके इक्वल है हमारे पास सेट ऑफ वावल के, तो डी इज इक्वल टू ए ई आई ओ और यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू हमारे पास होता है वावल वर्ड। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है ई सेट, जो उसने हम लोग को इधर दिया हुआ है ई। तो यहाँ पे कॉमा डाल के ई इज इक्वल टू ई सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं, ई सेट में हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी और ई। ये हमारे पास पार्ट नंबर ई सेट ई के एलिमेंट थे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको भी लिख लिया। अब यहाँ पे देखो तो इस पार्ट में पार्ट नंबर 5 में जो ये है ना ए ई आई ओ यू,
ये अलग है ए बी सी डी ई से, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने इस्तेमाल करना है वो हम लोगों ने इक्विवेलेंट सेट इस्तेमाल करना है। इक्विवेलेंट में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना ये सेम होते हैं, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो लिहाजा हम लोग लिखेंगे डी जो है ना ये इक्विवेलेंट है ई के, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 को देखें तो इसमें हम लोग को कह रहा है एल इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 8, एम इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 4 एंड 6। अच्छा अब बताओ एल जो है हमारे पास ये जो है ना वो कह रहा है 5 और 8 के दरमियान में जो इवन नंबर है ना वो हमने बताना है। अब 5 और 8 के दरमियान में दो नंबर आते हैं, एक है 6 और एक है 7। अब 6 जो है ना ये इवन नंबर है और 7 ऑड नंबर है। उसने हम लोग से कौन सा नंबर पूछा हुआ है? इवन नंबर पूछा हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है एल इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब आगे देखो एम है, एम इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 5 एंड 4 एंड 5। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 से लेके अनलिमिटेड जितनी भी काउंटिंग है उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो 4 और 6 के दरमियान में कौन सा सेट आता है? 4 और 6 के दरमियान में हमारे पास नंबर आता है 5। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखो 6 और 5 जाहिर बात है दोनों अलग अलग हैं आपस में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एल जो है ना ये इक्विवेलेंट है एम के, क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना ये सेम है, इसमें भी एक है इसमें भी एक है, इससे हम लोगों ने इसको इक्विवेलेंट लिख दिया है। आगे जो हमारे पास एन इज इक्वल टू हॉकी फुटबॉल क्रिकेट, और जो ओ है वो हमारे पास क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, इसको आप लोग खुद सॉल्व करो, ठीक है। इसको बिना देखे आप लोग सॉल्व करो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखो एन इज इक्वल टू हॉकी फुटबॉल क्रिकेट, ओ इज इक्वल टू क्रिकेट फुटबॉल हॉकी। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये भी जो सेट है ये इक्वल है, क्योंकि तरतीब से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी क्रिकेट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे हॉकी है, यहाँ पे हॉकी, यहाँ पे भी फुटबॉल है, यहाँ पे भी है। तो ये जो हमारे पास एन और ओ है ना ये हमारे पास इक्वल सेट है आपस में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पार्ट नंबर 7 एन और ओ, एन इक्वल है ओ के, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 का सोल्यूशन था। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब हम लोग को पार्ट नंबर 6 में कह रहा है सेट ऑफ ऑल सब राइट ऑल दी सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइमरी कलर, देन आइडेंटिफाई द प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने इसमें ना सबसेट बनाने हैं ए के। ए क्या है? प्राइमरी कलर। और प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे पास रेड, येलो और ब्लू। आगे हमारे पास देखो तो यहाँ पे है वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। उसके प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट हम लोगों ने लिखना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ए इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी कलर कौन से हैं? वो है हमारे पास रेड, येलो और ब्लू। वैसे बहुत से बच्चों के ज़हन में ये भी सवाल आता होगा कि इन्हें प्राइमरी कलर क्यों कहते हैं? प्राइमरी कलर इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बुनियादी रंग हैं। बुनियादी रंग से मुराद ये है कि इन दो को मिला के, यानी कि इनमें से दो को मिला के नया रंग बना सकते हैं हम लोग। इन दोनों को हम लोग नहीं बना सकते किसी भी रंग को आपस में मिलाने से। तो ये जो दो रंग हैं जैसे रेड और येलो को मिलाएं तो हमारे पास ऑरेंज बन जाता है। ऐसे ही इनको आप अलग अलग इनके कॉम्बिनेशन करने से अलग अलग रंग हमारे पास आते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इन्हें प्राइमरी कलर कहते हैं। आगे ए इज इक्वल टू रेड, येलो और ब्लू, ये प्राइमरी कलर हम लोगों ने लिख ली। अब हम लोगों ने इसके बनाने हैं सबसेट। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग देते हैं सबसेट की। तो ये सबसेट की हेडिंग ले लिया हम लोगों ने। अब इसको इसके सबसेट बनाते हैं। तो सबसेट हम लोग कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लोगों ने एम्प्टी ब्रैकेट लिखनी होती है, क्योंकि एम्प्टी जो है ना ये हर सेट का सबसेट है। ये हम लोगों ने लाजमी लिखना है, ठीक है। आगे इनको पहले अकेला अकेला करके लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग सबसेट बना रहे हैं ना, तो हर एलिमेंट को पहले अकेला अकेला लिखना है। जैसे यहाँ पे आ गया रेड, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इनको करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है येलो, आगे ब्लू। अब हम लोगों ने अकेला अकेला लिख लिया ना है ना, अब इनको दो दो का पेयर बना के लिख लेते हैं, ठीक है। तो दो दो का पेयर बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा रेड और येलो। पहले लिखते हैं रेड
येलो। उसके बाद है हमारे पास रेड और ब्लू, तो यहाँ पे आ जाएगा रेड और ब्लू। ये हमने अब हमारे पास रह गए येलो और ब्लू, तो येलो और ब्लू को भी लिख लेते हैं। तो येलो और ब्लू को भी हमने लिख लिया है। अब हमारे पास जो है ना दो दो का भी पेयर हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको तीन तीन के पेयर में लिखना है, तीन के इकट्ठा भी तो सारा एक दफा लिखना है ना, तो इसलिए यहाँ पे अब हम लोग इसका जो है ना इकट्ठा भी एक दफा सारा लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा रेड, येलो और यहाँ पे आ जाएगा ब्लू। तो ये हमारे पास हैं वो रेड, येलो और ब्लू, ये तीन कलर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम लोगों ने इसके सबसेट्स तो बना लिए हैं, अब हम लोगों ने इसका प्रॉपर सबसेट भी बनाना है और इम्प्रॉपर सबसेट भी बनाना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट में हमारे कौन से एलिमेंट आएंगे? प्रॉपर सबसेट में हमारे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो कि यहाँ से लेके एम्प्टी ब्रैकेट से लेके यहाँ ब्लू तक, यानी कि जहाँ दो दो जो है ना एलिमेंट, वो हमारे प्रॉपर सबसेट में आएंगे। तो हम लोग वो वाले एलिमेंट लिख लेते हैं। तो ये प्रॉपर सबसेट मैंने लिख लिए हैं। सबसे पहले मैंने कर्ली ब्रैकेट लिखी, आगे फिर रेड कलर लिखा, फिर येलो, फिर ब्लू, फिर इन दोनों के दो दो के जो पेयर थे ना ये मैंने लिख दिए, ठीक है। अब हम लोगों ने लिखना है इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट मैंने आप लोगों को क्वेश्चन के शुरू में जब कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा था तब भी बताया था। इम्प्रॉपर सबसेट हम उसे कहते हैं जिसमें हम लोग बिल्कुल कॉपी, क्वेश्चन की बिल्कुल कॉपी जो है ना हम लोग लिख देते हैं ना आंसर में, तो हम लोग उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट की पहले हेडिंग दे लो, इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट अभी बताया मैंने कि जब हम लोग क्वेश्चन की डिट्टो कॉपी, फोटो कॉपी उठा के नीचे रख लेते हैं ना, तो उसे हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो अब यहाँ पे इस सेट के अंदर ये जो हमारे पास तीन है ना, ये क्वेश्चन की बिल्कुल कॉपी है ना, प्रॉपर ऑफ सॉरी कलर, प्राइमरी कलर के जो है ना नेम है। तो इसको हम लोग उठा के इधर रख लेंगे और ये हमारा इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं रेड, रेड, येलो और ब्लू। ये हमारा प्रॉपर सबसेट था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब चलना है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हम लोग को कह रहा है शो दैट द फॉलोइंग सेट आर इक्वल। हम लोगों ने ये बताना है कि जो फॉलोइंग सेट है ना पी और क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इक्वल सेट का क्या मैंने आपको बताया था कि एक सेट जब दूसरे सेट की कॉपी होता है ना बिल्कुल, तो उसे हम लोग कहते हैं इक्वल सेट। तो यहाँ पे इक्वल सेट हमारे पास है, एक इक्वल सेट हमारे पास 2, 5, 7, 11 और 13, ये तो क्यू है ना। लेकिन 8 उसने हम लोग को दिया हुआ है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15। प्राइम नंबर आपको बारहा मैंने समझाया है। काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने ये सुना भी होगा नाम प्राइम नंबर। हम लोग उन नंबरों को कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं और अपने टेबल के अलावा सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पे हम लोग 15 से छोटे प्राइम नंबर देखें तो वो हमारे पास बनते हैं 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो ये जो नंबर है ना ये अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है p इज इक्वल टू, हमारे पास उसने दिया था सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15। तो प्राइम नंबर मैंने आपको समझाए हैं वो ये हमारे पास आते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है ना ये और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते अपने और वन के अलावा। आगे हम लोग यहाँ पे देखिए क्यू है, तो क्यू जो है ना हमारे पास क्यू का जो उसने हम लोग को पहले ही दिए हुए थे 2, 3, 5, 7, 11 और 13, क्योंकि ये हमारे पास रकमें क्वेश्चन में थी। तो यहाँ पे देखो 2 भी इसमें है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है और 13 भी हमारे पास है, ठीक है। तो ये जो है ना पी और क्यू आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सो पी इक्वल है क्यू के, हैंस पी एंड क्यू आर इक्वल। पी पी एंड क्यू आर इक्वल सेट।
इतना सा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। पहले आप लोगों ने ये लिख देना है, साथ क्यू को कॉमा डाल के लिख देना है, क्यू का जो सेट है आगे, सो पी इज इक्वल टू क्यू, हेंस पी एंड क्यू आर इक्वल सेट। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 7 था। अब ये भी हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 देखो, तो इसमें हम लोग को कह रहा है कि ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड फैसलाबाद। हम लोगों ने ना जो फैसलाबाद लफ्ज़ है ना, इसमें जितने भी लेटर हैं इसके हम लोगों ने सेट बनाना है। ठीक है, और आगे इसने दिया हुआ है राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है हमारे पास। उसने हम लोग को कहा था सेट ऑफ लेटर इन दी वर्ल्ड फैसलाबाद। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने इसका सेट बनाना है। तो सेट का मैंने आपको बताया था, सेट वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही दफ़ा चीज़ रिपीट, एक ही दफ़ा चीज़ हो, दूसरी दफ़ा चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, उसे हम लोग सेट कहते हैं। तो सेट को शुरू हम लोग करते हैं करली ब्रैकेट से। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया, लगा ली करली ब्रैकेट। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं एफ है, तो यहाँ पे लिखते हैं एफ, कॉमा डाल लें। आगे लिखा हुआ है ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। उसके बाद है आई, तो यहाँ पे आ जाएगा आई। फिर आगे एस, तो यहाँ पे आ जाएगा एस। आगे यहाँ पे देखो ए जो है, ये ए रिपीट हो रहा है, और अगर किसी सेट में कोई चीज़ रिपीट हो तो वो सेट तो होता ही नहीं है। तो हम लोगों ने इस ए को अब दोबारा नहीं लिखना, क्योंकि अगर इसे लिखेंगे ना तो हमारा सेट ही नहीं रहेगा ये। ठीक है, तो ये एस है, इसके बाद इस ए को छोड़ देंगे। अब हम लोग चल जाएंगे एल पे, तो एल लिख देते हैं। आगे ये ए दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसको भी छोड़ दें। आगे फिर यहाँ पे है बी, तो बी को लिख लें। और फिर यहाँ पे हमारे पास है डी, तो यहाँ पे डी को लिख रहे हैं, क्योंकि डी भी इससे पहले नहीं था, है। ठीक है, तो ये हमारे पास है ए था। ये हम लोगों ने जो लेटर था ना, इसके वर्ल्ड फैसलाबाद का सेट बना लिया हम लोगों ने। अब हम लोग इसके लिखते हैं कार्डिनल नंबर। तो अब कार्डिनल नंबर लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग कार्डिनल नंबर की हेडलाइन देते हैं। कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। हम लोगों ने सबसे पहले लिखना होता है एन, जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आगे सेट का नाम है ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। ठीक है, तो ये वाली अब ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब कि ये एक सही सेट है। तो इस 1 2 3 4 5 6 और 7, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 7। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 7। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को कह रहा है राइट द नेम ऑफ योर ऑल फैमिली मेंबर इन द सेट नोटेशन, देन राइट ए सबसेट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, हम लोगों ने अपने फैमिली मेंबर जो है ना, उनका एक सेट बनाना है। फिर उसके बाद उसका जो है ना सब सेट बनानी है। आपकी फैमिली में जो भी बंदे हैं उनके आप लोग पहले नाम लिखो, फिर उनके नाम को जो है ना हम लोगों ने सब सेट बनाने हैं। आपको उसके सब सेट बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोग अपने पास ही कोई भी सेट का नाम रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए। ठीक है, अब मेरे अब्बू का नाम है यासर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यासिर। मेरा नाम है रजब, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रजब। मेरे भाई का नाम हमज़ा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमज़ा। ये थोड़ी सॉरी, हमज़ा के स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए हैं, ये हमज़ा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अब हम लोगों ने जो है ना सेट तो बना लिया हमारे फैमिली मेंबर के नेम का। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका बनाना है सबसेट। तो सबसेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता है इस बात का। हम लोग पहले जो है ना एक-एक नाम कट लिखते हैं। तो ये हम लोग अकेला-अकेला करके लिख लेते हैं। ये मैं अपने फैमिली मेंबर के नाम लिख रहा हूँ, आपने अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब हम लोग अकेला लिखते हैं, जैसे यासिर पहले मैंने अकेला लिख लिया, अब रजब अकेला लिख रहा हूँ। आगे ये हमज़ा मैं अकेला लिख देता हूँ। ये हमज़ा के स्पेलिंग मेरे से पता नहीं क्यों गलत हो रही है। हाँ, ये हमज़ा लिख दिया अब। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो 2 है ना नाम, इन्हें मिला के लिख लेते हैं। जैसे अब यासिर और रज्जब। ठीक है, ये 2 नाम मिला के लिख लेते हैं। अब क्या करना है कि ये जो 2 नाम है ना, यासिर और हमज़ा को मिला के आपस में लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं यासिर और हमज़ा। अब ये जो 3 नाम है ना, हम लोगों ने, क्योंकि इसका जो प्रॉपर सबसेट ना ये तो बनाया, यानी कि सबसेट हम लोगों ने बना लिए हैं। 2-2 के अब हम लोगों ने पे बना लिए हैं। अब हमारे पास रह गया रज्जब और हमज़ा, तो रज्जब और हमज़ा लिख लेते हैं। रज्जब
और हमज़ा। ठीक है, पहले हम लोगों ने अकेला-अकेला नाम लिखा, फिर इसको 2-2 के हम लोगों ने पेयर बनाए हैं, है ना? अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों ने 3 का पेयर बना देना है, क्योंकि एक दफ़ा वैसे भी तो उठा के सारे का सारा भी तो लिखना है ना, तो ये हम लोग एज़ इट इज़ वैसे ही नीचे उतार देंगे, यासिर, रज्जब और हमज़ा। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसमें मैंने आप लोगों को अपने फैमिली मेंबर के नाम लिख के बताएँ हैं। अगर आप लोग ये लिखना चाहो तो ये लिख लो, कोई मसला नहीं। आप अपने लिखो तो वो ज़्यादा बेहतर है, आप लोगों की एक्टिविटी हो जाएगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट सॉल्व हो गई। आई होप आप लोगों को इस एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।